नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी की तरफ से देखेंगे तो आपका जो है संपूर्ण भारत का भूगोल यानी एक नज़र में। इसमें देखिए आपका जो है भूगोल का शॉर्ट नोट्स है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी देखिए आपका नज़दीक एग्जाम जैसे आपका बिहार पुलिस है, बीएसएससी है, तो आप इसको अगर देख के जाते हैं तो आपका जो है जियोग्राफी से क्वेश्चन जो है कोई भी बाहर इससे नहीं जाएगा। जितना आपका एग्जाम प्रश्न आ सकता है उसी को जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। और भी जैसे आपका देखेंगे तो पॉलिटी का है, उसके बाद साइंस का है, तो आप कमेंट करेंगे तो इसको जो है प्रॉपर तरीके से आपको जो है प्रोवाइड करा देंगे वीडियो के माध्यम से। और जितना भी आपका क्वेश्चन दिया गया है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जो है पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा यहीं शुरू हो रहा है कि भारत की स्थिति एवं विस्तार। देखिए पहला हमारा है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो है जम्मू द्वीप का अंग था। क्या हो जाएगा? भारतवर्ष दोस्तों देखेंगे तो जम्मू द्वीप का अंग था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए जो है ग्रीक भाषा में किया गया है ना, ग्रीक भाषा में किया गया है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण सीमा देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है और 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर भारत की मानक माध्याम है ना, माध्याह्न रेखा है। भारत का प्रमाणित समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो इलाहाबाद के समीप स्थित है। या आप जितना भी हम पॉइंट कवर कराएंगे आपके वीडियो के माध्यम से पूरा एक एक क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन देखिएगा, ठीक है। भारतीय मानक समय IST यानी ग्रीनविच मध्य समय GMT से साढ़े 7 घंटा दोस्तों देखेंगे तो आपका आगे हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो भारत का धुर दक्षिणी भारत की भूमध्य रेखा से देखेंगे तो आपका 876 किलोमीटर दूरी पर है। भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है आपका 6100 किलोमीटर हो जाएगा यानी 6100 किलोमीटर है। भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की जो कुल लंबाई है आपका 7516.6 किलोमीटर आपका हो जाएगा। भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की जो लंबाई है कुल दूरी की बात करते हैं तो आपका 3214 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है देखेंगे तो आपका 2933 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा की जो लंबाई आप देखेंगे तो 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का देखेंगे तो आपका 2.4%। कितना है? 2.4% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग जो है पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्र तल से आपका 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। अगला है कि संपूर्ण भारत के 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। संपूर्ण भारत के 27.7% भूभाग पर जो है पठार का विस्तार पाया जाता है। संपूर्ण भारत के 43% भूभाग पर जो है मैदान का विस्तार जो देखेंगे तो पाया जाता है, मैदान का विस्तार 43%। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार जो है 12 समुद्री मील तक है। आगे हमारा है कि भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे जो है 24 मील की दूरी तक है। कितना है? 24 मील की दूरी तक है। इसमें करीबन 14 पेज दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम 14 पेज को पूरा देखेंगे। देखिए भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे जो है 200 मील की समुद्री दूरी है ना, समुद्री दूरी तक है। भारत के 9 राज्य देखेंगे समुद्र के किनारे पर स्थित है, 9 राज्य है। इसमें पूछ रहा है कि भारत के जो 9 राज्य है समुद्र के किनारे स्थित है। गुजरात राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला जो है भारतीय राज्य है, गुजरात होगा। और कर्क रेखा भारत के उड़ीसा राज्य से होकर जो है नहीं गुजरते। हमेशा क्वेश्चन आता है कि जो कर्क रेखा है भारत के कौन से राज्य में होकर यानी कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरता है, तो उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन में उड़ीसा ही दिया रहता है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, याद रखिएगा सभी लोग। आगे हमारा कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक यानी पॉइंट केप कैमोरिन है। क्या है? केप कैमोरिन है। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल की बात करते हैं तो आपका इंदिरा पॉइंट है। क्या होगा आंसर? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम की बात करते हैं तो आपका पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट और लाही चिंग पॉइंट, मतलब लाही चिंग होगा। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग की बात करते हैं तो आपका इंदिरा कॉल है। क्या है? इंदिरा कॉल है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पंबन चैनल दोस्तों देखेंगे तो अलग करता है। क्या होगा? रामेश्वरम द्वीप से पंबन चैनल दोस्तों देखेंगे तो अलग करता है। अगला कि एडम ब्रिज
भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, याद रखिएगा। देखिए डंकन पास की बात करते हैं। डंकन पास तो दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। द्वीप की बात करते हैं तो आपका गुजरात के तट पर एक द्वीप है। भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। ये जो आपका भारत और श्रीलंका है, इसको देखेंगे तो कौन सा जल संधि अलग करता है, तो आपका पाक जल संधि हो जाएगा। क्या होगा? पाक जल संधि। भारत के कुल 5 राज्य बांग्लादेश के साथ जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश के साथ 5 राज्य। रैटक्लिफ रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। भारत के सुदूर पूर्व में म्यांमार भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अगला है कि मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य को जो है अलग करता है। भारतीय राज्य गोवा का समुद्र तटीय सीमा जो है सबसे छोटा है गोवा। भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है सबसे लंबी है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे हमारा है कि बोला कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के अफगानिस्तान देश के साथ है। भारत को है ना, देखेंगे दोस्तों यहाँ पर तो भारत को भौतिक प्रदेशों में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद वृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागरीय प्रदेश में विभाजित किया जा सकता है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार भू आकृतिक विभाग जो है प्राचीनतम है। गारो, खासी एवं जयंतियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से अराकान योमा पर्वत का भाग है। अराकान योमा पर्वत का एक तरीके से बोलेंगे भाग है। भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है कोरोमंडल तट के नाम से दोस्तों जो है जाना जाता है। कोरोमंडल तट के नाम से। कोंकण तट गोवा से दमन है ना, दमन तक विस्तृत है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति जो है प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। देखिए माजुली भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप है। लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है, याद रखिएगा। ये जो आपका लक्षद्वीप समूह है कौन से सागर में है, तो आपको हो जाएगा अरब सागर में। अगला है कि द्वीप खंभात की खाड़ी में स्थित है, याद रखिएगा। रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो आपका हो जाएगा 36 द्वीप हो जाएंगे लक्षद्वीप में। थारू मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। भारत का अंडमान व निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। वर्तमान में भारत के सियाचिन स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और हैदराबाद का जुड़वा नगर की बात करते हैं तो आपका अक्साई चीन है। क्या है? अक्साई चीन, हैदराबाद का जुड़वा नगर। अगला है कोच्चि का जुड़वा नगर की बात करते हैं तो आपका एर्नाकुलम हो जाएगा। क्या होगा? एर्नाकुलम। लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है अक्साई है ना, अक्साई चीन कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्साई चीन। भारत का एकमात्र शीत की बात करते हैं, मरुस्थल की बात करते हैं तो आपका लद्दाख है ना, शीत मरुस्थल लद्दाख है। भारत का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे गोंडवाना लैंड दोस्तों जो है कहा जाता है। क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं। मणिपुर राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, याद रखिएगा। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा जो है साझा करती है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कुल 9 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के साथ जो है सीमा लगती है, फिर इसके साथ जो है लगता है 9 राज्य। भारत के 28 राज्य वो 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी 28-8 बोल सकते हैं। न्यूमूल द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का जो है कारण है। क्या है? विवाद का कारण है। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की 17.5% जनसंख्या का जो है पोषण करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपका कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि और भी आपका जो है शॉर्ट नोट्स है जो कि आपको देख करके जाना चाहिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो। अगला है कि भारत का प्रमाणिक यामोत्तर रेखा की बात करते हैं तो आपका 82.5 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से दोस्तों जाना जाता था, नेफा। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। राम सेतु पाक जलडमरू मध्य में स्थित है। कहाँ पर है? पाक जलडमरू मध्य में स्थित है। भारत के सबसे बड़े सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू और कश्मीर राज्य में अवस्थित है। कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर राज्य में अवस्थित है। उड़ीसा में APJ अब्दुल कलाम के नाम पर जो है व्हीलर है ना, व्हीलर द्वीप का नाम रखा गया है, व्हीलर द्वीप का। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है ना, हिमनद सीमांत क्षेत्र है।
सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है, याद रखिएगा। भारत के सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई निकोबार द्वीप समूह है। आधुनिक भारतीय राज्य महाराष्ट्र, एक सेकेंड, देखिए आधुनिक भारतीय राज्य महाराष्ट्र में कोंकण जो कि मराठावाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करता है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का जो निर्धारण है सर सिरिल जॉन रैटक्लिफ ने किया है। भारतीय राज्य त्रिपुरा की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है। आगे बढ़ेंगे, अगला है कि पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, ठीक है। भारत का पूर्वतम स्थान अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो आपका किबीथू है। भारत के अंडमान द्वीप समूह में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। दिसंबर 2018 में हेवलॉक द्वीप का नया नाम जो है स्वराज द्वीप किया गया है। सब देखिए क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा। भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले जो है पड़ती है। क्षेत्रफल के क्रम भारत के 3 बड़े राज्य की बात करते हैं तो आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत व भू आकृतिक प्रदेश दक्षिण का पठार है। भारत के सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीन देशों से आपका मिलती है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में है। अरावली एवं विंध्यन श्रृंखलाओं के मध्य देखेंगे तो आपका मालवा का पठार स्थित है। कौन सा है? मालवा का पठार स्थित है। चलिए आगे हम देखेंगे, अगला हमारा है कि भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम की बात करते हैं तो गुहार मोती है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदानों को भावर कहा जाता है। क्या कहते हैं? भावर, याद रखिएगा। और कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह कच्छ का लिटिल रन है। क्या है? कच्छ का लिटिल रन है। भारत में 4 राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। पटकई वुम पहाड़ियाँ भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। पश्चिमी घाट पठारों की ढलान है ना, पश्चिमी घाट जो है पठारों की ढलान है। अगला है कि शिव समुद्रम कावेरी नदी द्वारा जो है बनाया गया द्वीप है। भारतीय मानक समय या मोत्तर महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है, याद रखिएगा। भारतीय मानक समय की जो गणना है मिर्ज़ापुर के क्लॉक टावर से की जाती है। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं तो आपका नीलगिरी पहाड़ी से चिन्हित है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का जो नाम है कोरोमंडल तट है। आगे बढ़ेंगे, भारत मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है अक्षांशीय विस्तार के कारण से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत के लिए समुद्री मार्ग जो खोज है पुर्तगालियों ने किया था। किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम की बात करते हैं तो आपका कोरोमंडल तटीय मैदान है। क्या है? कोरोमंडल तटीय मैदान है। भारत के भौगोलिक मानचित्रण है ना, मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम की बात करते हैं दोस्तों तो आपका देखिए नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। भारत का एकमात्र प्रवाल द्वीप समूह की बात करते हैं तो आपका लक्षद्वीप है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को एक अन्य नाम कोंकण से भी दोस्तों जाना जाता है। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच है। आगे बढ़ेंगे, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के साथ अवस्थित है। चेरापूंजी खासी पहाड़ियों में स्थित है, यानी पहाड़ियाँ स्थित है। और कोरोमंडल समुद्री तट तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र जो है दक्कन का पठार का भाग है, याद रखिएगा, दक्कन का पठार। और बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह हैं। और यह अधिकतर उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा। लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था जो तेथिस महासागर के नाम से दोस्तों जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला है कर्क रेखा 23.5
डिग्री एन भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर जो है दोस्तों गुजरता है। गुजरात की सीमा भारत के पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान के साथ लगती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य की बात करते हैं तो आपका एमपी है, मध्य प्रदेश है। पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से दोस्तों जो है जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, सह्याद्री के नाम से। भारत के अंडमान और देखिए भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के नाम पर एक जो है समुद्र का नाम रखा गया है। अब देखेंगे भारत के पर्वत देखेंगे। देखिए भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत की बात करते हैं तो आपका हिमालय है। पर्वतों की श्रेणी में से वलित पहाड़ की श्रेणी से जो है आपका हिमालय संबंधित है। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो आपका गार्डविन अस्टीन है, याद रखिएगा। और आगे हमारा है कि भारत में हिमालय के सर्वोच्च पर्वत चोटी की बात करते हैं तो आपका कंचनजंगा है। भारत की हिमालय पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो आपका जो हिमालय पर्वत श्रेणी है आपका नवीनतम है। अगला कि हिमालय की पर्वत चोटी जो असम राज्य में स्थित है वो आपका नामचा बरवा है, नामचे बरवे है ना, तो याद रखिएगा सभी लोग। हिमालय की उत्पत्ति जो है आपका 33 भूसन्नति से हुई है। हिमालय का पाद प्रदेश की बात करते हैं तो शिवालिक के नाम से दोस्तों जो है जाना जाता है, शिवालिक के नाम से। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये सब क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में आता है एग्जाम में, ठीक है। बद्रीनाथ कुमाऊं हिमालय में स्थित है, याद रखिएगा सभी लोग। हिमालय में हिम रेखा यानी 4500 से लेकर के 6000 मीटर के बीच होती है। संसार की दूसरी पर्वत चोटी की बात करते हैं तो आपका गार्डविन अस्टीन है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम की बात करते हैं तो आपका कृष्णागिरी है। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य यानी लंबी घाटियों को दून के नाम से दोस्तों जाना जाता है। क्या नाम जानते हैं? दून के नाम से। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में जो है मर्ग कहा जाता है। क्या कहते हैं? मर्ग। देखिए लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड हमें जो है बुग्याल पयार कहा जाता है। कुमाऊं हिमालय सतलज और सिंधु नदी के नदियों के बीच में स्थित है ना। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का नेपाल हिमालय प्रादेशिक विभाग स्थित है। माउंट एवरेस्ट हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं, याद रखिएगा सभी लोग। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व के सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले 1953 ईस्वी में जो है विजय प्राप्त की थी, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा है कि बोला है कि हिमालय पर्वत एक श्रेणी यानी अराकानयोमा म्यांमार में स्थित है, याद रखिएगा। अराकानयोमा म्यांमार में स्थित है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात करते हैं तो आपका नंदा देवी है। बाह्य हिमालय क्षेत्र को जो है शिवालिक के नाम से दोस्तों जाना जाता है, शिवालिक के नाम से। कुल्लू घाटी धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है सोनोजोइक से हुआ है ना, सोनोजोइक युग से। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात करते हैं तो कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? सिक्किम में है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो आपका अरावली है। भारत में अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में जो है फैली हुई है, अजंता। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला की बात करते हैं तो आपका अरावली है। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला का जो है सर्वोच्च शिखर है, गुरु शिखर। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। प्रादीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी देखेंगे तो आपका अनाईमुड़ी है। क्या है? अनाईमुड़ी है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल की बात करते हैं तो आपका नीलगिरी पहाड़ी है। क्या है? नीलगिरी पहाड़ी। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां जो है आपका कार्डेमम पहाड़ी है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है आपका महेंद्रगिरी है। कार्डेमम पहाड़ी केरल में अवस्थित है, याद रखिएगा। और गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। ग से गिरनार, ग से गुजरात भी याद रख सकते हैं इसे। भारत के मेघालय राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करते हैं तो आपका अनाईमुड़ी है। छोटा नागपुर पठार के सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करते हैं तो आपका पारसनाथ है। क्या है? पारसनाथ। देखिए धूपगढ़ शिखर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का जो है सर्वोच्च बिंदु है, याद रखिएगा। अरावली श्रेणियाँ राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में स्थित है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है।
K1 के बाद भारत में कंचनजंगा द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है। हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,850 मीटर है। अगला है कोडाईकनाल पालनी पर्वत श्रृंखला जो है श्रृंखला पर स्थित है कोडाईकनाल। अगला कि सबरीमाला केरला में स्थित यानी केरल राज्य में स्थित है। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत अरावली है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम की बात करते हैं तो आपका सागर माथा है। गुरु शिखर चोटी की बात करते हैं तो आपका राजस्थान में स्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ, ये जो आपका सेवराय पहाड़ी है तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं, तमिलनाडु में स्थित है। नर्मदा एवं तापी नदियों के बीच सतपुड़ा पहाड़ियाँ जो है स्थित है। ठीक है, अगला हमारा है कि बोल रहा है दोस्तों कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर की बात करते हैं तो आपका सिडल है ना, सिडल पीक बोल सकते हैं। हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी की बात करते हैं तो आपका नामचा बरवा है। कौन सा है? नामचा बरवा है। तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर की बात करते हैं तो आपका दोदा बेटा है। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर की बात करते हैं तो पारसनाथ है। भारत और नेपाल के बीच जो है कंचनजंगा पर्वत है। और कलसुबाई शिखर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर की बात करते हैं तो कंचनजंगा है, याद रखिएगा। अगला है कि हिमालय की कंचनजंगा की जो ऊंचाई है 8,598 मीटर है। अब यहाँ पे देखेंगे भारत के पर्वतीय दर्रे देखेंगे हम। देखिए आर्यों ने भारत में खैबर दर्रे से होकर जो है प्रवेश किया था। ये देखिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सिपकिला दर्रा हिमालय है ना, हिमाचल माफ कीजिएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है सिपकिला। और जवाहर सुरंग नाम जो है बनिहाल दर्रा को दिया गया है। भोर घाट दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है। कहाँ पर है? पश्चिमी घाट में स्थित है। पिपली घाट दर्रा जो है अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। कहाँ पर है? अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। पाल घाट दर्रा केरल व तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। तुजू दर्रा भारत को म्यांमार देश से जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। किसमें है? सिक्किम राज्य में स्थित है। बोमडिला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नाथुला एवं जेलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? सिक्किम में है। तो कि जम्मू से श्रीनगर का मार्ग जो है बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। कहाँ पर? बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। लिपू लेख दर्रा उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए दोस्तों आपका प्रयोग दोस्तों देखेंगे तो किया जाता है। अगला कि टोगुप दर्रा भारत को म्यांमार देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। खैबर दर्रा यानी खैबर का दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। पाल घाट नीलगिरी और अनामालाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है, याद रखिएगा। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। बनिहाल दर्रा को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में दोस्तों जाना जाता है। लेह जाने का जो रास्ता है आपका जोजिला दर्रे से होकर होता है, फिर जोजिला दर्रा से होकर है। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल व स्पीति की घाटियों से जोड़ता है। अब यहाँ पे देखेंगे भारत की नदियाँ देखेंगे, है ना, भारत की नदियाँ पूरा आपको टॉपिक इसमें जो है कवर किया गया है शॉर्ट नोट्स के अनुसार। ठीक है, देखिए हिमालय पार की नदियाँ जो देखेंगे तो एक तरीके से बोल सकते हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज है। भारत की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं दोस्तों तो आपका गंगा हो जाएगा। क्या होगा? गंगा होगा। गंगा की सहायक नदी जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है ना, पद्मा के नाम से हम इसको जानते हैं। आगे हमारा दोस्तों है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधाराएं मेघना के नाम से जो है जानी जाती हैं। भारत के सबसे अधिक नौगांव में दो नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। ठीक है, सोन नदी सीधे गंगा में आकर जो है मिलती है। सुंदरवन का डेल्टा देखेंगे तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो उद्गम है क्रमशः देखेंगे तो आपका उत्तराखंड तथा तिब्बत में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है स्थान देखेंगे तो भारत में नहीं है। ठीक है, अगला है कि तिब्बत में रहने वाली सांगपो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है नामचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट करती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उद्गम स्रोत स्थित है। माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर जो है प्रवाहित होती है, बेतवा नदी।
अगला है कि बिहार का दुख या फिर शोक बोल सकते हैं, तो कोसी नदी को दोस्तों जो है कहा जाता है, क्योंकि बहुत अधिक बाढ़ देखेंगे तो इसकी वजह से ही आता है बिहार में, इसको जो है शोक के रूप में जानते हैं। सतलज का जो हिमालय देखेंगे, सतलज एक हिमालय पार नदी है। नदियों में कोसी एक जो है विनाशक नदी कहलाती है, ठीक है। अगला है कि बंगाल का शोक की बात करते हैं तो आपका दामोदर नदी को दोस्तों जो है कहा जाता है। नर्मदा और सोन दो ऐसी नदियां हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं, परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है। तवा नर्मदा की सहायक नदी है, तवा। कोसी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से दोस्तों जो जानी जाती है, अरुण नदी के। उड़ीसा का शोक की बात करते हैं तो आपका महानदी को दोस्तों जो है कहा जाता है, महानदी को। इंदौर के समीप स्थित जनपाव पहाड़ी स्रोत चंबल नदी का है, ठीक है। भारत की लवन नदी के नाम से लूनी नदी दोस्तों देखेंगे तो जानी जाती है, लूनी नदी। नर्मदा भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा नदी जो है ज्वारंदमुख का निर्माण करती है। महानदी ऐश्वर्य का निर्माण नहीं करती है, याद रखिएगा। और जो आपका ताप्ती है, ये जो आपका तापी नदी है, डेल्टा नहीं बनाती है। अगला क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं, ठीक है। अगला है कि भ्रंश घाटी से नर्मदा देखेंगे तो बहती है। तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को नर्मदा नदी दो भागों में जो है विभाजित करती है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी देखेंगे तो गोदावरी नदी है। कौन सा है? गोदावरी है। गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से दोस्तों जो जाना जाता है ना, बृहद गंगा के नाम से जानते हैं। आगे हमारा है कि गोदावरी नदी उद्गम स्थल की बात करते हैं तो त्रयंबक गांव है, ठीक है। वेन गंगा तथा पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी है? गोदावरी की सहायक नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों देखेंगे तो भारतीय क्षेत्र में स्थित है। कावेरी नदी का जो उद्गम स्रोत देखेंगे तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः देखेंगे तो कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों के मध्य है ना, याद रखिएगा। अगला है कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के कारण जो है दक्षिणी भारत की गंगा दोस्तों जो है कहा जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल की बात करते हैं तो आपका महाबलेश्वर के समीप है। पंचगंगा तथा दूधगंगा कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी है? कृष्णा की सहायक नदी है। नर्मदा व सोन नदियां जो है अमरकंटक से उद्गमित हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलता है। कहाँ से निकलता है? छोटा नागपुर पठार से। और लूनी की बात करते हैं तो आपका भूमि बंधित नदी है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी की बात करते हैं तो आपका गंगा है। और विश्व का बृहत्तम डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा दोस्तों देखेंगे तो निर्मित होता है। बिहार में बहने वाली नदियों में सोन का उद्गम जो है अमरकंटक में है। मानस ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। क्या है? उपनदी है। और नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नर्मदा नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। सबसे अधिक पथ परिवर्तन कोसी नदी करती है, याद रखिएगा। दामोदर नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए जो है आपका प्रसिद्ध है। अगला कि नर्मदा ऐसी नदी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहता है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी देखेंगे तो आपका गोदावरी है। लूनी नदी कच्छ के रण में दोस्तों आपका समाहित होती है। गंगा की सहायक नदियां की बात करते हैं तो आपका सोन है, जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है ना। उत्तर की ओर दोस्तों देखेंगे तो आपका प्रवाहित होती है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां देखेंगे तो कावेरी, गंगा और महानदी है। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में देवप्रयाग में मिलता है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां देखेंगे तो गंगा और ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि सिंधु नदी का जो उद्गम है स्थल की बात करते हैं तो मानसरोवर झील है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी की बात करते हैं तो आपका हुगली है। बेतवा नदी यमुना से मिलती है। कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन करने वाले कुख्यात हैं। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख्य की बात करते हैं तो आपका हुगली नदी के मुख पर है। तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। और नर्मदा नदी अंततः अरब सागर में गिरती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है देखेंगे हम। अगला है कि बनास नदी समुद्र में नहीं बहती है, याद रखिएगा। बनास नदी
और कोसी नदी का जो उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है। भारत में यरलुंग जांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से भी यानी नाम से दोस्तों जो है जाना जाता है। मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी नदी। भारत की दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल दोस्तों कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक मरुस्थल कहते हैं। गंगा नदी का जो उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। अगला है कि अलकनंदा के साथ वह अपनी मंदाकिनी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। गोदावरी नदी का सर्वाधिक बड़ा जल की बात करते हैं तो जल ग्रहण क्षेत्र है गोदावरी नदी। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वतमाला से होता है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है माही नदी। भागीरथी नदी जो है गोमुख से निकलती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से दोस्तों जो है जानी जाती है। किस नाम से? तो मेघना के नाम से। दक्षिण भारत की गंगा की बात करते हैं तो आपका गोदावरी नदी को कहा जाता है या फिर कहते हैं। भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से दोस्तों जो है जानी जाती है फिर जाना जाता है। ब्राह्मणी है ना, ब्राह्मणी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। महानदी अपना डेल्टा उड़ीसा में बनाती है। दूध गंगा नदी जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित है। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण की बात करते हैं तो आपका घग्गर नदी है। भारत में सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो आपका गोदावरी हो जाएगा। और बिहार में बहने वाली सोन नदी का उद्गम की बात करते हैं तो अमरकंटक में है। नर्मदा नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी दोस्तों देखेंगे तो सीमा बनाती है काली नदी। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां देखेंगे तो आपका दिबांग, कमेंग व लोहित नदी है। कालिंदी यमुना नदी का दूसरा नाम है। केन नदी यमुना की सहायक नदी है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम देखेंगे तो वो तीस्ता नाम है। क्या है? तीस्ता। चंबल नदी की घाटी गहरी गड्ढभूमि के लिए देखेंगे तो आपका विख्यात है। लूनी नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचले भाग में खारे जल का जो है प्रवाह मिलता है। तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर जो है भारत में प्रवेश करती है। व्यास नदी जो हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है सतलज नदी से मिलती है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है क्या? देखिए सतलज नदी सिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो आपका सुरमा बांग्लादेश में बहती है। बेतवा नदी विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। भारत की नदियों में माही कर्क रेखा को दो बार जो है पार करती है। महानदी घाटी यानी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। नर्मदा नदी के लिए देखेंगे तो विशेष लक्षण देखेंगे संरचनात्मक मूल उपयुक्त है। आगे बढ़ते हैं। अगला कि सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी की सतलज सहायक नदी भाखड़ा नांगल परियोजना की नहर प्रणाली को पानी में आपूर्ति करती है। यमुना भारतीय हिमालय से निकलती है। तरबकेश्वर गोदावरी नदी का देखेंगे तो आपका उद्गम स्थल है। सोन नदी गंगा की दाहिने तट की एक सहायक नदी है। बनास नदी का उद्गम की बात करते जो आपका उद्गम स्थल है आपका राजस्थान में है। भारत की गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में आकर जो है मिलती है। सिंधु की सहायक नदी की बात करते हैं तो आपका जास्कर है। और मूसी कावेरी नदी की जो है सहायक नदी है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी में संगत देवप्रयाग में होता है। अब देखेंगे हम नदियों के किनारे अवस्थित नगर देखेंगे हम। देखिए पहला हमारा है कि कानपुर, पटना व वाराणसी गंगा नदी के तट पर देखेंगे तो आपका स्थित है। लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर नगर जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी पर देखेंगे तो पटना प्रांतीय राजधानी स्थित है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर देखेंगे तो आपका इलाहाबाद है। पणजी यानी गोवा मांडवी नदी पर अवस्थित है। एग्जाम में आपका आता है कौन सी नदी किस मतलब नगर के किनारे है। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। नासिक राजमुंद्री नांदेड़ शहर गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला कि सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है यानी तापी नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। नासिक त्रयंबक और भद्राचलम तीर्थ स्थल देखेंगे तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है।
जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। भारतीय शहर देखेंगे भोपाल एक के तट पर देखेंगे तो आपका है स्थित नहीं है, ठीक है। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा जबलपुर। कानपुर, पटना, बरौनी ये सब देखेंगे तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। स्टील सिटी राउरकेला ब्राह्मणी नदी के तट पर जो है स्थित है। अगला हमारा है कि अयोध्या सरयू नदी के तट पर अवस्थित है या फिर स्थित है। कावेरी नदी के तट पर तिरुचिरापल्ली शहर जो है अवस्थित है। साबरमती नदी जो है अहमदाबाद शहर के किनारे पर बहती है। विजयवाड़ा शहर जो है कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। बैतूल ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। अगला है कि जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे पर अवस्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है जबलपुर। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा उज्जैन। और गोरखपुर राप्ती है ना, राप्ती नदी के किनारे स्थित है गोरखपुर, ये रहा आपका गोरखपुर। और सांस्कृतिक पर्यटन स्थल ओरछा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध की बात करते हैं तो आपका टिहरी बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध की बात करते हैं तो आपका हीराकुंड बांध है। टिहरी बांध भागीरथी व भिलांगना दो नदियों के संगम पर जो है स्थित है। सतलज बांध चेनाब नदी पर जो है बनाया गया है। और हीराकुंड बांध की बात करते हैं तो ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? ओडिशा में है। रानी लक्ष्मीबाई बांध ये जो आपका देखेंगे तो बेतवा नदी पर अवस्थित है। मैटूर बांध देखेंगे तो आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और ये जो आपका कोयना बांध देखेंगे तो महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। आलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर निर्मित है। हीराकुंड बांध की बात करते हैं तो आपका महानदी पर अवस्थित है। थीन बांध ये आपका रावी नदी पर बनाया गया है थीन बांध। गांधी सागर, जवाहर सागर व राणा प्रताप बांध चंबल नदी पर निर्मित है। अगला है कि मैथॉन बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध बराकर नदी पर बनाए गए हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है। मैथन बांध झारखंड में स्थित है। कृष्ण राज सागर बांध या फिर जलाशय कावेरी नदी पर बनाया गया बांध है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर जो है बनाया गया बांध है। आलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक राज्य में बनाया जा रहा है। नागा अर्जुन सागर बांध भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला है गांधी सागर बांध चंबल नदी पर अवस्थित है। नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर अवस्थित या फिर स्थित है। नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा सागर डैम भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। बगलिहार बांध चेनाब नदी पर निर्मित किया जा रहा है। हीराकुंड डैम महानदी पर स्थित है। पोंग डैम व्यास नदी पर अवस्थित है। टिहरी डैम भागीरथी नदी पर अवस्थित है या फिर स्थित है। और थीन डैम रावी नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है देखेंगे। अगला है कावेरी नदी का यानी कावेरी नदी पर देखेंगे तो मैटूर बांध अवस्थित है। और कृष्णा नदी पर देखेंगे तो आलमट्टी बांध स्थित है। नर्मदा नदी पर देखेंगे सरदार सरोवर बांध स्थित है। चंबल नदी पर देखेंगे तो गांधी सागर बांध स्थित है। फरक्का नदी पर देखेंगे तो फरक्का बांध गंगा नदी पर बनाया गया है। टेहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। थीन बांध रावी नदी पर बनाया गया है। और नागा अर्जुन बांध की बात करते हैं तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। भारत की झील देखेंगे, है ना, भारत का झील देखिए। भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करते हैं तो आपका बुलर झील है। उत्तर पूर्व में सबसे बड़ी झील की बात करते झील मीठे पानी की झील ये आपका मिजोरम राज्य में है। और उमियम झील मेघालय राज्य में स्थित है, मेघालय में है। प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर राजस्थान राज्य में स्थित है, राजस्थान में है। बेम्बनाद झील केरल राज्य में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में है। अगला है डल झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा डल झील को। अगला है कि पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, ये जो आपका पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। सांभर झील राजस्थान राज्य में है। लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में है। लोकटक झील को भारत के एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के रूप में दोस्तों जाना जाता है। अष्टमुडी, चिल्का व पुलिकट झील एक लैगून झील है, याद रखिएगा। अगला हमारा है कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील की बात करते हैं तो कांवर झील है।
लोनार झील मध्य प्रदेश राज्य में है। नक्की झील गुजरात राज्य में है। पुलिकट झील केरला यानी केरल राज्य में स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों को जो है हुसैन सागर जोड़ती है। सांबर झील राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में है। और चिल्का झील की बात करते हैं उड़ीसा, और कोलेरू की बात करते हैं तो आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर दोस्तों है? आंध्र प्रदेश में है। अगला है कोडाईकनाल, एक कृत्रिम झील है ना दोस्तों। क्या है? एक आपका कृत्रिम झील है। अष्टमुड़ी भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। और सस्ताम कोट्टा झील केरल राज्य में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। और पुलिकट झील की बात करते हैं तो तमिलनाडु राज्य में है। लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। साला झील ये आपको जो है अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। और बडखल झील हरियाणा राज्य में है। लोकटक की बात करते हैं तो मणिपुर में है। और कालीवेली झील जो है तमिलनाडु राज्य में है, तमिलनाडु में है। श्रीहरिकोटा जहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर अवस्थित है, यह पुलिकट झील के करीब स्थित है। अब देखेंगे भारत के जलप्रपात देखेंगे दोस्तों हम। देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करते हैं तो कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक है। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं 1493 फीट है। नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है, याद रखिएगा सभी लोग। और जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात देखेंगे तो आपका कावेरी नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला है गोकक जलप्रपात, गोकक नदी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। भारत में चित्रकूट प्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जो है जाना जाता है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर जो है स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू रांची के पास जो है दोस्तों है। कपिल धारा दुग्धधारा व भेड़ाघाट जलप्रपात नर्मदा नदी पर जो है स्थित है। जो एक ऐसा भारतीय जलप्रपात है जिसमें राजा, रानी और रोरर नामक 4 अलग अलग जो है झरने हैं। काकोला जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है, याद रखिएगा। सहस्त्रधारा जलप्रपात मसूरी में स्थित है। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में देखेंगे तो पायकारा जलप्रपात स्थित है। कौन सा है? पायकारा जलप्रपात है। अगला की सहस्त्रधारा प्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि हुंड्रू जलप्रपात झारखंड राज्य में स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात गोदावरी नदी पर अवस्थित है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। अब देखेंगे भारत की बहुउद्देशीय परियोजना देखेंगे हम, ठीक है। देखिए भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना है। अगला की पराम्बिकुलम अलियार परियोजना केरल व तमिलनाडु राज्यों से सम्मिलित है। अगला की मचकुंड परियोजना उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों से सम्मिलित है। म्यूराक्षी परियोजना से भारत के 2 राज्य पश्चिम बंगाल एवं झारखंड लाभान्वित हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना जो है आपका मचकुंड है। उकाई परियोजना देखेंगे तो गुजरात के तापी नदी पर स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण जो है टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर जो है किया गया है। पेरियार जलविद्युत परियोजना देखेंगे तो केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? केरल में है। अगला कि सरदार सरोवर बांध, माफ कीजिएगा, सरदार सरोवर जो परियोजना है नर्मदा नदी पर चल रही है। इडुक्की जल विद्युत जो आपका परियोजना है केरल में स्थित है। कोसी जो परियोजना है बिहार राज्य में स्थित है। नागा अर्जुन परियोजना देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में है। म्यूराक्षी जो परियोजना है पश्चिम बंगाल में है। हीराकुंड जो परियोजना है उड़ीसा राज्य में है। सलाल जलविद्युत परियोजना की बात करते हैं तो आपका जम्मू कश्मीर में है। देखिए बाण सागर है ना, बाण सागर परियोजना से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार राज्य जो है लाभान्वित होता है। भारत तथा एशिया के एकमात्र अधोभौमिक लिखा गया है, अधोभौमिक, कभी कभी मिस्टेक होता है पढ़ते पढ़ते जब लंबा वीडियो मास्टर बनता है तो, ठीक है। अधोभौमिक संचय जल विद्युत जो परियोजना है आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित है।
अगला है कि ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना देश के अरुणाचल प्रदेश राज्य में निर्माणाधीन है। जवाहर सागर शक्ति जो परियोजना है आपका राजस्थान में है। नागा अर्जुन सागर शक्ति परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में है। और गांधी सागर शक्ति जो परियोजना है मध्य प्रदेश में है। लोकटक शक्ति परियोजना मणिपुर राज्य में स्थित है। रिहंद बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई होती है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर निर्मित है। आगे देखेंगे तो कि सरदार सरोवर जो परियोजना से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य जो है आपका लाभान्वित होता है। दामोदर नदी घाटी परियोजना से पश्चिम बंगाल एवं झारखंड राज्य जो है आपका लाभान्वित होता है। अगला कि पराम्बिकुलम अलियार तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जो है जोग प्रपात पर स्थित है। कहाँ पर है? जोग प्रपात पर स्थित है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना चिनाब नदी पर जो है की जा रही है। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला कि नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर निर्मित है। भाखड़ा नांगल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। गिरना परियोजना देखेंगे तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। देखिए शारदा बांध परियोजना और टनकपुर बांध परियोजना, पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल सहयोग परियोजनाओं के अंतर्गत आता है। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान से संबंधित है। चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश से संबंधित है। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से संबंधित है। हीराकुंड परियोजना महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है, याद रखिएगा। हीराकुंड परियोजना देखेंगे तो उड़ीसा राज्य में है। कर्नाटक में स्थित तुंगभद्रा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर स्थित है। काकरा पार परियोजना ताप्ती नदी से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर जो है निर्मित है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स भागीरथी नदी पर अवस्थित है, याद रखिएगा। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित है। अगला कि तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में अवस्थित है। दुलहस्ती पावर स्टेशन चिनाब नदी पर आधारित है। गंडक परियोजना बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर अवस्थित या फिर स्थित है। अगला है कि लुहरी जल विद्युत शक्ति परियोजना का निर्माण सतलज नदी पर किया जा रहा है। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। भारत है ना, भारत पाक बगलिहार परियोजना देखेंगे चिनाब नदी पर स्थित है। चेनाब नदी सिंधु नदियों पर बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल जल विद्युत देखेंगे तो परियोजनाएं जो है विकसित की गई है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना जो है चंबल नदी पर स्थित है। भारत की जलवायु देखेंगे, भारत की जलवायु, ठीक है। देखिए भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है पवनों की दिशा में परिवर्तन है। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले जो है अरब विद्वान अल मसूदी के द्वारा दोस्तों जो है किया गया है। भारतीय मानसून को जो है गल्फ स्ट्रीम प्रभावित नहीं करता है। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला ठंडा है, क्योंकि यह जो है उच्च तुंगता पर है। उत्तर पूर्वी मानसून अक्टूबर और नवंबर के दौरान तमिलनाडु तट, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व कर्नाटक और दक्षिण पूर्व केरल में मूसलाधार वर्षा के लिए जो है आपका जिम्मेदार है, मूसलाधार वर्षा के लिए जिम्मेदार है। तो क्या दक्षिण पश्चिम मानसून देखेंगे तो आपका सर्वप्रथम केरल में प्रवेश करता है। देश के पंजाब राज्य में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं में वर्षा होती है। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून जो है मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएँ कि नार्वेस्टर्स के नाम से दोस्तों जानी जाती हैं, नार्वेस्टर के नाम से। देखिए मर्सिन राम को विश्व के सबसे आर्द्र स्थान के रूप में दोस्तों जाना जाता है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण देखेंगे तो आपका पश्चिमी विक्षोभ है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो स्थान है आपका मर्सिन राम है। भारत के सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्य की बात करते हैं तो आपका मेघालय व राजस्थान है। अगला है कि
लिखा गया है कि मासिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यह पहाड़ यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की हैं। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण जो है समुद्र से अधिक दूरी है। भारत के राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो है पाया जाता है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में होने वाले शीतकालीन वर्षा का जो कारण है आपका पश्चिमी विक्षोभ है। भारत के लेह स्थान पर वर्षा में जो है न्यूनतम वर्षा होती है, याद रखिएगा, वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती है तो यहाँ के जलवायु पर देखेंगे तो अधिक ताप एवं अधिक वर्षा पड़ता है। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे देखेंगे तो एक उष्ण कटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि देश की जलवायु का निर्धारण उष्ण कटिबंधीय मानसून से होता है। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ वृष्टि छाया में पड़ता है। यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। इसका कारण जो है ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तरी ठंडी हवाओं से इसके जो है रक्षा करता है। भारत में वर्षा औसतन की वर्षा की बात करते हैं तो 118 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। अगला है कि मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता वायु की दिशाओं में मौसमी परिवर्तन है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभों से होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होता है। आम्र वर्षा बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा है। अगला है कि भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून जो है प्रभावित होती है। कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु यानी मध्य मार्च से मध्य जून के दौरान त्वरित झंझाओं के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला कि भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम से पूरब की ओर जो है कम हो जाती है। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी के नाम से दोस्तों जाना जाता है, याद रखिए, काल वैसाखी। और विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होने के कारण देखेंगे तो पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना है। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत के लगभग कुल की बात करते हैं तो 75% जो है वर्षा मिलती है। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। चेन्नई की जलवायु कोलकाता के जलवायु की तुलना में जो है गर्म चेन्नई विषुवत रेखा की अधिक समीप है, इसलिए होती है या फिर इसलिए रहती है। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा जो है चेन्नई में होता है। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा जो है मुख्यतः उष्णकटिबंधीय अवस्थिति कारण दोस्तों देखेंगे तो होती है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कोरोमंडल तट में अधिक वर्षा होती है। अगला हमारा है कि अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण देखेंगे तो उच्च आर्द्रता के साथ जो है संबंध उच्च तापमान है। भारत के तमिलनाडु राज्य में जाड़े के मौसम में जो है वर्षा होती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर जो है वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। तमिलनाडु राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरब भाषा में हुई है। अगला है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा देखेंगे तो प्राप्त होने वाला राज्य की बात करते हैं तो आपका तमिलनाडु राज्य है। सबसे सूखा स्थान की बात करते हैं तो लेह है। भारत के लेह स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है। भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से मानसून की वापसी सितंबर की शुरुआत से दोस्तों जो है यानी शुरुआत में जो है शुरू हो जाती है। भारत में मानसून की अवधि औसतन की बात करते हैं तो 100 से लेकर के 120 दिन के लिए जो है विस्तारित होती है। भारत में उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म यानी शुष्क हवाओं को लू के रूप में दोस्तों जाना जाता है। भारत में मानसून की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा जो है दोस्तों आपका होता है। भारत में कोरोमंडल तट में उत्तर पूर्वी मानसून से जो है आपका वर्षा होती है। अगला है कि पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाले भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से रबी की फसलें को जो है लाभ होता है। केरल में आम्र बौछार सामान्य है।
दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क जो कि पीड़ादायक पवनों का जो है नाम लू है। ठीक है, आगे कि भारत के वन एवं अन्य सभी मूल तत्व। देखिए, भारत में उचित पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए 33% भूमि वनाच्छादित होने की जो है सिफारिश किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा जो है 1988 में दोस्तों जो है किया गया है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय की बात करते हैं देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव वन महोत्सव के जन्मदाता की बात करते हैं तो के.एम. मुंशी हैं। भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून जारी करता है। कौन करता है? देहरादून जारी करता है। आगे हमारा कि देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर वन संबंधित रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र की बात करते हैं तो आपका 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में से 24.62% भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों द्वारा जो है आच्छादित है। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य में है। देखिए, वनों का सर्वोच्च प्रतिशत मिजोरम राज्य में है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार आंध्र प्रदेश ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में जो है अधिकतम वृद्धि जो है दर्ज की गई है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णांड पतझड़ वन पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है या फिर पाया जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में जो है दोस्तों पाए जाते हैं। फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। शांत घाटी केरल में अवस्थित है। भारत के पूर्वी घाट में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे मैंग्रोव वन हैं। पर्वतीय वनस्पति में पाए जाने वाला चीड़ वृक्ष है। भारत में उपोष्ण वनस्पति क्षेत्र में वार्षिक औसत तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 24 डिग्री सेल्सियस होता है। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति देखेंगे तो आपका सागौन है। अगला कि सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य देखेंगे तो गुड़गांव में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। पेरियार गेत अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह गुजरात राज्य में अवस्थित है। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान एक टॉप स्लिप के नाम से दोस्तों जाना जाता है। अगला कि यहाँ पर देखिए दाचीग्राम टाइप मिस्टेक है। दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है जम्मू एवं कश्मीर राज्य में है। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य जो है राजस्थान में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश राज्य में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा की बात करते हैं तो आपका जलोढ़ मृदा है। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि जो है सतह के नीचे लगभग जो है 600 मीटर है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को जो है बांगर कहते हैं। और बात करेंगे कि पुरानी मिट्टी की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गंगा के सेम वही आपका क्वेश्चन है, रिपीटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा लेटराइट मिट्टी मालाबार तटीय प्रदेश में प्राधान्य है। भारत में लेटराइट मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने कारण जो है देखेंगे तो अनुवर है ना, अनुर्वर होता जा रहा है। मृदा अपरदन वन रोपण द्वारा दोस्तों रोका जा सकता है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि जो है राजस्थान में स्थित है। सब क्वेश्चन याद रखिएगा। लेटराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में जो है विकसित होती है। आगे हमारा कि सारण सिंचाई नहर गुंडक से निकलता है। त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी से ही निकलती है, गंडक होना चाहिए। भारत का चावल का कटोरा की बात करते हैं कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। भारत की सिंचाई क्षमता 47.78% लघु एवं वृहद परियोजनाओं से पूरा होता है। धान की खेती भारत में जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल में होता है। अगला है कि भारत में हरित क्रांति का जनक की बात करते हैं तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है डॉक्टर वी कुरियन माने जाते हैं। झूम कृषि का एक तरीका है।
झूम कृषि एक तरीका है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि से हरित क्रांति संबंधित है। अगला है कि दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति। दुग्ध उत्पादन से देखेंगे तो आपका जो है दोस्तों श्वेत क्रांति संबंधित है। मत्स्य की बात करते हैं तो नीली क्रांति। उर्वरक की बात करते हैं भूरी क्रांति। भारत का राष्ट्रीय फल की बात करते हैं तो आम है। चावल एक खरीफ फसल है। भारत में जेनेटिक से परिवर्तन बीटी कॉटन फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए दोस्तों देखेंगे तो आपका अनुशासित किया गया है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत की बात करते हैं तो आपका तापीय है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की 67% पूर्ति कोयले से ही होती है। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग की बात करते हैं तो आपका 2% है। भारत में तमिलनाडु एवं गुजरात में पवन ऊर्जा के विकास की संभावना जो है अधिक है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादन राज्य की बात करते राजस्थान है। मध्य प्रदेश राज्य भारत में मैग्नीज का जो है सर्वाधिक उत्पादन करता है। चलिए आगे देखते हैं अगला हमारा क्या है। चलिए आगे देखेंगे अगला हमारा क्या है। देखिए अगला आपका है कि मध्य प्रदेश का पन्ना जिला जो है हीरा खनिज के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। भारत के केरल राज्य में विश्व का सबसे जो है बड़ा थोरियम का भंडार है, थोरियम का भंडार है। झारखंड में कोयला की खानें जो है झरिया में स्थित है। भारत में खनिज तेल के भंडार जो है मुख्यतः देखेंगे तो आपका अवसादी चट्टानों में देखेंगे तो पाए जाते हैं। मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। विश्व का सर्वोत्तम किस्म का जो अभ्रक है आपका हजारीबाग से दोस्तों जो है प्राप्त होता है, हजारीबाग से। मध्य प्रदेश भारत में 2019-20 के दौरान कुल उत्पादन का जो है 33% मैग्नीज उत्पादन माफ कीजिएगा मैग्नीज अयस्क का जो है अग्रणी उत्पादक राज्य था। राउरकेला इस्पात संयंत्र की जो स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुआ था। कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध की बात करते हैं तो विस्ल यानी भद्रावती को नहीं है। विभाजन के कारण देखेंगे तो भारत का जूट और रुई उद्योग बुरी तरह से जो है प्रभावित हुआ है। अगला है कि नून माटी तेल शोधक खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही जो है स्थापित की गई है। अगला कि जामनगर में ऊनी वस्त्र देखेंगे तो आपका ऊनी वस्त्र उद्योग है। आगे देखेंगे अगला है कि लिखा गया है हॉस्पेट में लोहा एवं इस्पात उद्योग है। कोरबा में एल्यूमिनियम का उद्योग है। हल्दिया में उर्वरक का उद्योग है। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे हाथ से मूलक हैं। बिहार में तिलशोधक कारखाना की बात करते हैं तो बरौनी में स्थित है। एल्यूमिनियम उद्योग मुरी में स्थापित है। पेट्रो रसायन के उत्पादन का जो सबसे बड़ा केंद्र की बात करते हैं तो आपका जामनगर में स्थित है। श्रीनगर और कन्याकुमारी दो ऐसे शहर हैं जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। कोंकण रेल मार्ग महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल राज्य से होकर गुजरता है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय की बात करते हैं तो आपका हाजीपुर में है। भारत के मुंबई नगर में 2 रेलवे जोन का जो है मुख्यालय है। भारत में 13 मुख्य बंदरगाह हैं। पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में स्थित है। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई देखेंगे तो आपका 9.02 किलोमीटर है। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की 15वीं जनगणना है, याद रखिएगा। अगला हमारा है दोस्तों कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण की बात करते हैं तो मृत्यु दर में कमी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर जो है न्यूनतम रही है। जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या की कुल संख्या के अनुसार बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है। आगे बढ़ेंगे कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में निवास करती है। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर की बात करते हैं तो आपका चंडीगढ़ है। भारत के मिजोरम राज्य में उसकी कुल आबादी की बात करते हैं तो आपका अनुसूचित है। अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत अधिकतम है। अगला कि हालचू ओंजे सोमपेन भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुल निवासी है। गारो मेघालय की जनजाति है, याद रखिएगा। अगला है कि बोडो गारो पहाड़ी के निवासी हैं। गद्दी लोग हिमाचल प्रदेश की निवासी हैं। सोमपेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, याद रखिएगा।
और आगे हमारा है कि बोला कि भेल जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। हरियाणा राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान जो है नदी की नहीं किया गया है ना, नहीं किया गया है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, याद रखिएगा। कान्हा किसली, रणथंभौर, जिम कॉर्बेट और ये सब देखेंगे तो आपका जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है केरल में स्थित है। विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है भागलपुर में स्थित है। भिलाई संयंत्र रूस की मदद से स्थापित किया गया है। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया है। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कोलकाता से यानी कोलकाता शहर में हुआ है। अगला है कि डालमियाद्री सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में जो है स्थापित किया गया था। कहाँ पे? सिंदरी में। और नेपानगर में अखबारी कागज सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव में स्थित है। मध्य प्रदेश में पीथमपुर को ऑटोमोबाइल के लिए दूसरे से जाना जाता है, याद रखिएगा। गुजरात राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए जो है आपका आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। 19वीं सदी के शुरुआत में भारत में कॉटन मिलें ज़्यादातर देखेंगे तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला डिगबो में जो है स्थापित की गई है। भारत के भद्रावती लौह इस्पात उत्पादन में केंद्रों में कोयला क्षेत्रों में काफ़ी दूर स्थित है। झारखंड में आयरन और स्टील जो है संयंत्र बोकारो में है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता राज्य जो है पंजाब एवं हरियाणा में है। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक मुंबई में स्थित है। नूनमाटी तेल शोधनशाला असम में स्थित है। अगला है कोयली तेल शोधनशाला गुजरात में स्थित है। मंगलौर तेल शोधनशाला कर्नाटक में स्थित है। पानीपत तेल शोधनशाला हरियाणा में स्थित है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा दोस्तों जो है कहा जाता है, चीनी कटोरा। भारत जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी बांग्लादेश है। अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल 1881 में जो है शुरू किया गया। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को कोंकीय कोयला के आयात की अपेक्षा होती है। उर्वरक उद्योग के लिए नेफ्था, जिप्सम, सल्फर जो है कच्चा माल है। प्रथम रबर संयंत्र भारत के पानीपत में लगाया गया था। अगला के देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई देखेंगे तो 1,36,440 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के निर्यात के लिए 7 राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले NH 17 के नाम से दोस्तों जाना जाता था। उत्तर दक्षिण व पूर्व दक्षिण कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन झांसी कस्बा है। अगला कि 0 माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे, जो नागपुर में है। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की चौथी स्थिति है। भारत में पहली रेलवे वर्ष की बात करते हैं 1853 में जो है चला गया था। कोंकण रेलवे रोहा से मंगलूर को जोड़ता है। भारत में वायु परिवहन 1911 में जो है प्रारंभ हुआ है। विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 1911 में दोस्तों देखेंगे तो प्रारंभ हुआ है। भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना जो है 1981 में जो है आपका हुआ था। आगे हमारा है कि स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के रायपुर शहर में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। आगे हमारा है कि वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए नहावा सेवा पतन का जो है निर्माण किया गया है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन की बात करते हैं तो आपका कांडला है। मारमागांव पतन गोवा में स्थित है। भारत के कृत्रिम बंदरगाह जो है आपका चेन्नई है। अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कोलकाता में स्थित है। भारत का पहला लिखा गया निगमीकृत बंदरगाह जो है आपका एन्नौर है। गंगा नदी के इलाहाबाद से हल्दिया तक को राष्ट्रीय
जलमार्ग जो है दोस्तों घोषित किया गया है, याद रखिएगा। अगला है कि पारादीप बंदरगाह महानदी डेल्टा पर स्थित है। सेतु समुद्र परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को जोड़ती है। भारत के चेन्नई बंदरगाह एक खुला सागरीय बंदरगाह है। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया कवच प्रणाली एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। भारत के केरल राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है। 31 अक्टूबर 2022 तक भारत में 200 गैर प्रमुख छोटे पतन हैं। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम जो 1872 में दोस्तों जो है किया गया था। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना वर्ष 1881 में हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.21 बिलियन है। भारत में नियमित रूप से प्रत्येक 10वें वर्ष जो है जनगणना होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात करते हैं तो आपका उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की बात करते हैं तो आपका सिक्किम है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 16.50% है। 2001 से 11 के बीच जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर जो आपका 17.70% है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर की बात करते हैं तो 1.64% है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार नागालैंड राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर जो है दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में 1961 से लेकर 71 में उच्चतम जनसंख्या जो है वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का घनत्व जो है प्रति किलोमीटर स्क्वायर सबसे अधिक है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2011 की जनगणना के जनसंख्या के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 743 महिला हैं। यह आई थिंक आपका आखिरी पेज होने वाला है, ठीक है। देखते हैं इसको हम। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है, यानी केरल का है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा राज्य में महिला का लिंगानुपात जो है सबसे कम है। 2011 के जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पर देखेंगे तो 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं थी। सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात हिमाचल प्रदेश राज्य में है। भारत गोवा राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का देखेंगे तो आपका 31.2% है। 2011 में भारत के शहरी जनसंख्या देखेंगे तो आपका 31.16% था। भारत में नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान की बात करते हैं तो महाराष्ट्र का है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय आबादी के संकेंद्रीय मध्य प्रदेश में है। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर 74.4% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या जो है आपका 763.5 मिलियन है। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी जो है आपका 10 करोड़ है। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है। हरियाणा राज्य क्षेत्र जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का जो है हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख नगरों की जनसंख्या की बात करते हैं तो 7 है। भारत में जनसंख्या घनत्व जो है निरंतर बढ़ा है। भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी में अपनाया गया है। भारत में नगरीय केंद्र की वर्गीकरण जो है संख्या 6 है। जनसंख्या के संदर्भ में वर्ष 1921 को महान विभाजन का वर्ष कहा गया है, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर त्वरित वृद्धि जो है दर्ज की गई है। देखिए पुडुचेरी में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या की बात करते हैं तो 1000 से ऊपर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में
नगरीकरण स्तर की बात करते हैं 31.15% था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ऐसे लोग जिन्हें प्रवासी यानी आंतरिक माना जा सकता है, अर्थात जो अपने पहले वाले निवास से अब किसी भिन्न स्थान पर बस गए हैं, कि लगभग 35% है। 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल आबादी जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का देखेंगे तो आपका 74.05% है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में नगरों की संख्या सर्वाधिक है और भारत सरकार ने 1982 में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया है। पश्चिम अंतराल पर की जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गणना को जनगणना कहा जाता है। राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर नृजातीय समूहों की पहचान जो है नहीं की जाती है, नृजाति का। वर्ष 2001 में जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की प्रजनन दर जो है भारत में सर्वाधिक है। पनियान तथा इरुला जनजाति केरल राज्य में निवास करती है। गारो, खासी व जैंतिया मेघालय राज्य में निवास करती हैं। गोंड जनजाति आंध्र प्रदेश में निवास करती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात करते हैं तो भील है। टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति की बात करते हैं तो आपका गोंड है। अगला दोस्तों है कि थारू जनजाति तराई प्रदेश में पाई जाती है। अहोम जनजाति भारत के असम राज्य से संबंधित है। उसके बाद बदगा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है। टोड जनजाति टोडा की बात करते हैं तो आपका तमिलनाडु में स्थित है। लेप्चा जनजाति सिक्किम से संबंधित है। बिरहोर जनजाति की बात करते हैं तो झारखंड से संबंधित है। गारो जनजाति मेघालय से संबंधित है, याद रखिएगा। और भारत का डायनामाइट लिमिटेड केंद्र हैदराबाद में स्थित है। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला की बात करते हैं तो जामनगर में है। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह विशाखापट्टनम में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर है। हीरा सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। और आखिरी हमारा है कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जादूगोड़ा में स्थित है। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए मैंने जो है पूरा आपका 1 से लेकर के है 14 पेज तक मैंने समाप्त कर दिया है। देखिए वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। बहुत मेहनत लगा है इसको बनाने में। लमसम आपका 1 घंटा प्लस ये वीडियो बना है, 1.25 घंटे का है। तो कहीं न कहीं मेहनत आप सभी लोग के लिए कर ही रहे हैं। आगे और भी आपका जो शॉर्ट नोट्स है उसको भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बस आप इस पर रिस्पॉन्स अच्छा दीजिए। कम से कम दोस्तों जो है इसको 1000 जो है लाइक पूरा करने का प्रयास कीजिए। बहुत कम है, आपको 1K लाइक पूरा करना है। तो आगे आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा इस वीडियो में वैसा हम नेक्स्ट वीडियो में हम मेहनत करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।